ये कहानी एक गांव की है जहां तमाम लोग अपनी गुजर बसर के लिए खेती बाड़ी करते थे और खाना खाने के लिए गांव के नंबरदार के होटल पर जाते थे। होटल नंबरदार का था और उसकी दुकान पर एक नौकर रफीक भी काम करता था। नंबरदार जी, आप अपनी दुकान पर मटन करी इतनी महंगी क्यों देते हो? हम चाहें तो उसे सस्ता भी दे सकते हैं। हाँ, हम सस्ता दे सकते हैं, मगर सस्ता क्यों दें? तुम्हें तो पता है, गांव में कोई और दुकान है ही नहीं, और मैं नंबरदार हूँ। अगर कोई और दुकान लगाने की कोशिश करेगा, तो उसकी दुकान ही बंद करवा दूंगा। फिर गांव वालों को यही आना पड़ेगा। हाँ, अब मैं समझा। अगर कोई कहीं और खाने जाएगा, तो आने जाने का खर्च ही ज्यादा पड़ जाएगा। इसलिए सब थोड़े पैसे बचाने के लिए यहीं आएंगे। हाँ, अब तुम दुकान का सही से ख्याल रखना। अभी मैं घर जाता हूँ। और हाँ, मैंने सुना है कि तुम बहुत घमंडी हो। अगर तुम्हारी वजह से मेरे ग्राहक कम हुए, तो तुम्हारी खैर नहीं। आप फिक्र न करें नंबरदार जी, मैं सबसे प्यार से बात करूंगा। नंबरदार के जाने के बाद रफीक कहता है। अब मैं अपने मुनाफे के लिए मटन करी महंगी बेचूंगा। इसी वक्त गांव का एक आदमी आता है और कहता है। सुनो भाई, एक प्लेट मटन करी लगा दो और बताओ कितने की है। एक प्लेट 600 रुपए की है। साथ में 3 रोटियां हैं और बड़ी-बड़ी बोटियां मिलेंगी। पेट भर जाएगा। क्या बात कर रहे हो? इतनी महंगी? क्या मटन में सोना मिला रहे हो? इतने पैसों में तो मैं 2 दिन का खाना खा लूं। अगर 2 दिन का खाना मिल सकता है, तो यहां क्यों आया है? खाना है तो खा वरना निकल जा। ठीक है, अब भूख लगी है तो लगा दो एक प्लेट। क्या करें, गांव में और कोई होटल भी तो नहीं है। दूसरी तरफ गांव के एक घर में आमिर अपने माँ बाप के साथ रहता था। उम्मी मुझे 500 रुपए दे दो। आज दोस्त के साथ मटन करी खाने जा रहा हूँ। मैं 600 दे देती हूँ, कुछ और दिल चाहे तो भी खा लेना। अबू बोले। पूरा घर ही दे दो। ये कभी मेहनत तो करे नहीं। अबू, आप तो बहुत अच्छे हो। मैं तो समझता था आपका दिल पत्थर का है। एक थप्पड़ पड़ेगा तो सारी बातें निकल जाएंगी। अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया। आमिर दोस्त के साथ दरख्त के नीचे बैठा। यार, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी मटन करी खाते हैं। यार क्या बताऊं, पैसे मांगने गया तो अबू भी बैठे थे। 500 के साथ 400 बातें भी सुनाए। चलो यार, अब मटन करी खाते हैं। वो दोनों रफीक के होटल पहुंचे। भाई 500 में कुछ नहीं मिलता। एक प्लेट 600 की है। कल तक तो 500 की थी। अचानक 600 कैसे? महंगाई बढ़ गई है। खाना है तो खाओ वरना जाओ। दोनों दोस्त बातें करते जा रहे थे। रास्ते में नंबरदार खेत में था। उसने सारी बात सुन ली। उसने रफीक को डांटा। तुम 600 में क्यों बेच रहे हो? 500 में हमें 100 का फायदा था। 600 में 200 का फायदा है। नंबरदार सोचने लगा। मगर कुछ लोग आना बंद कर रहे हैं। एक दो ना आए तो क्या फर्क पड़ता है? दूसरी तरफ आमिर और उसका दोस्त चाय की दुकान पर बैठे थे। वो कहने लगे। किसी को तो नई दुकान खोलनी चाहिए। तुम्हारे अबू तो पहले मशहूर थे मटन रोटी के लिए। आमिर घर आकर अबू से पूछता है। अबू बताते हैं कि नंबरदार ने उनके ठेले को आग लगा दी थी। आमिर बोला। मैं फिर से ठेला लगाऊंगा। अबू ने खास मसाला बनाया। सबने मटन खाया और तारीफ की। अगले दिन आमिर ने ठेला लगा दिया और 400 की प्लेट बेचने लगा। पूरा गांव वहीं आने लगा। नंबरदार का होटल खाली हो गया। नंबरदार को गुस्सा आया और उसने रात को आमिर के ठेले को आग लगा दी। लेकिन गांव वालों ने आमिर की मदद की। नया ठेला लग गया।
नंबरदार दोबारा आया। इस बार गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। नंबरदार ने माफी मांगी। आमिर ने शर्त रखी कि अब सब 400 में ही बेचेंगे। इस दिन के बाद नंबरदार भी ईमानदारी से 400 की मटन करी बेचने लगा और आमिर भी खुशी खुशी अपना कारोबार करने लगा। चुक नूर नाम के एक गांव में जरीना नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके साथ उसका 16 साला पूता सलीम भी रहता था। सलीम के माँ बाप का कुछ साल पहले इंतकाल हो चुका था। तब से जरीना ही सलीम की देखभाल कर रही थी। घर में कोई कमाने वाला नहीं था। इसी वजह से सलीम का खानदान पूरे गांव का सबसे गरीब खानदान था। एक दिन सलीम बोला, दादी अम्मा, मैं कहीं काम ढूंढने जा रहा हूँ। बेटा, तो अपनी पढ़ाई छोड़कर काम के चक्कर में क्यों पड़ रहा है? मैं हूं ना, मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाती है। दादी, आप कब तक उस उम्र में काम करोगी? अब से मैं काम करूंगा और आप घर पर आराम करोगी। सलीम ने गांव के ही सरकारी स्कूल से 12वीं जमात तक पढ़ाई की थी। अब वो गांव में इधर उधर मजदूरी मांगने जाता और किसी न किसी के यहाँ काम मिल ही जाता। जितने पैसे मिलते उन्हीं में दोनों का गुजारा हो रहा था। एक सुबह जरीना बोली, बेटा, बरसात आने वाली है और हमारे घर की छत टूट गई है। कुछ पैसों से मरम्मत करवा लो। ठीक है दादी, कुछ करता हूँ। मगर सलीम के पास पैसे नहीं थे। वो सोचने लगा। क्यों ना चचा से कुछ उधार मांग लूं। सलीम अपने चचा हफीज के घर गया। हफीज की बीवी ने सलीम को देखते ही कहा, अस्सलाम वालेकुम चची, चचा कहाँ हैं? आराम कर रहे हैं, बताओ क्या काम है? मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, छत की मरम्मत करानी है। हमारे पास कोई पैसे नहीं, जाओ यहाँ से। हाथ पांव सलामत हैं, खुद काम करो। सलीम खामोशी से वापस लौट आया। दिल में सोचने लगा, अब क्या करूं? क्यों न खुद ही छत ठीक कर लूं। अगली सुबह वो खुद ही छत मरम्मत करने लगा। जरीना बोली, बेटा, एहतियात से करना। इतने में जरीना पानी लेने नदी की तरफ चली गई। गांव वाले जरीना और सलीम को हकीर समझते थे। जब जरीना पानी लेने जाती तो सब उसे भगा देते। लो देखो, वो बढ़िया फिर आ गई। पहले हमें भरने दो, फिर तुम भरना। जरीना चुपचाप सबके जाने के बाद पानी भरती और रोती हुई घर आ जाती। सलीम ने पूछा, दादी, लोग हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्या गरीब होना गुनाह है? अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो ये दिन न देखने पड़ते। दादी, एक दिन यही लोग हमसे मिलने को तरसेंगे। चंद दिन बाद सख्त तूफान और बारिश हुई। जरीना और सलीम डर गए कि कहीं घर गर न जाए। जरीना बोली, चल बेटा, हफीज के घर चलते हैं। मगर हफीज ने दरवाजा बंद कर दिया। कहा, अंदर नहीं आ सकते, घर गंदा हो जाएगा। दोनों वापस आ गए और पूरी रात जागते रहे। कुछ दिन बाद एक अमीर ताजिर बशीर खां गांव आया। उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। सब गांव वालों ने मदद से इनकार कर दिया। सलीम वहां से गुजरा तो उसने मदद की और गाड़ी निकलवा दी। बशीर खां ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सलीम है। तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो। मेरे साथ शहर चलकर काम करोगे? सलीम जरीना को लेकर शहर चला गया। बशीर खां ने उन्हें घर दिया और सलीम को काम दे दिया। सलीम को अपने गोदाम में काम पर रख लिया। शुरू में सलीम को बहुत मुश्किल पेश आई। भारी बोरियां उठाना, हिसाब किताब सीखना और दिन रात मेहनत करना उसके लिए नया तजर्बा था। मगर वो कभी शिकायत नहीं करता था। हर सुबह दादी से दुआएं लेकर काम पर जाता और रात को वापस आकर थकावट के बावजूद मुस्कुरा देता।
चंद महीनों बाद बशीर खां ने सलीम की ईमानदारी देखकर उसे मनशी बना दिया। अब वो मजदूरों का हिसाब रखता था और लेन देन सीखने लगा। एक दिन बशीर खां ने कहा, सलीम, मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे लड़के देखे हैं, मगर तुम जैसा वफादार नहीं देखा। तुम चाहो तो मेरा कारोबार आगे बढ़ा सकते हो। वक्त गुजरता गया। सलीम ने बचत शुरू की। एक दिन सलीम ने कहा, दादी अम्मा, अब वक्त आ गया है कि हम अपने गांव वापस जाकर लोगों की मदद करें। वही गांव जहां हमें धत्कारा गया। हाँ दादी, मगर हम बदला नहीं नेकी लेकर जाएंगे। गांव वापस जाकर सलीम ने सबसे पहले एक कनवा बनवाया ताकि किसी को पानी के लिए जलील न होना पड़े। फिर एक छोटा सा स्कूल खिलवाया। वही लोग जो कभी जरीना को भगाते थे अब उसके कदमों में बैठे थे। हफीज और उसकी बीवी शर्मंदा होकर आए। हफीज बोला, भतीजे, हमें माफ कर दो। हमने बहुत गलत किया। चचा, मैंने सब माफ कर दिया। बस वादा करें कि अब किसी गरीब को हकीर नहीं समझेंगे। जरीना ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ए अल्लाह, तूने मेरी गर्बत को इज्जत में बदल दिया। और यूं सलीम की किस्मत बदल गई। मगर उसका दिल आज भी इतना ही नर्म और सादा था जितना गर्बत के दिनों में था।